पहले आ गई डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी। अब इसके नेम से ही जाहिर है कि इसमें क्या हो रहा होगा, हमारा हार्ट डायलेट हो रहा होगा। हार्ट कौन सा, हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी डायलेशन हो रही होगी। तो आप ये देख सकते हो कि आपका ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो डायलेट किया पड़ा है। लेकिन हाइपरट्रॉफी की भी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, एक इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है। अब उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि व्हाट इज कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी एंड व्हाट इज इसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। तो कंसेंट्रिक जो हाइपरट्रॉफी होगी उसमें आपकी जो वॉल होगी ना वो थिक हो जाएगी। आप जिस तरह फॉर एग्जांपल ये आपका नॉर्मल हार्ट है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल इतनी थिक है। देन अब आप ये वाला हर्ट देखो, तो इसमें आप देख सकते हो कि आपके हर्ट की जो वॉल है वो कितनी ज्यादा थिक हो गई है। इसको हम कहते होते हैं कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। अब कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो आपकी सार्कियोमेयर्स होती हैं, जो कि मिल के आपका सारा ये जो मसल बना रही होती हैं, ये ऐड हो जाएंगी पैरेलल वे में। तो आप देख सकते हो कि ये फॉर एग्जांपल आपकी नॉर्मल सार्कोमियर्स थी पैरेलल, तो ये आप देख सकते हो कि ये किस तरह हुई है पैरेलल, मींस के एक दूसरे के ऊपर नीचे फॉर एग्जांपल। तो आप देख सकते हो कि इसकी कितनी थिकनेस बढ़ गई है। ये इसकी कितनी थिकनेस थी, जबकि जब कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी हुई तो इसकी थिकनेस कितनी ज्यादा बढ़ गई। तो जब इसकी इतनी ज्यादा थिकनेस बढ़ जाएगी तो आप ने ये भी देख सकते हो कि ये देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ल्यूमन था वो कितना ज्यादा था पहले, लेकिन अब लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ल्यूमन है अंदर जिसमें हमारे ब्लड में रहना वो बहुत ज्यादा कम हो गया है। तो ये होती है कंसेंट्रिक हाइपरट्रोफी। ये होती क्यों है, जब भी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर ओवरलोड होगा, क्रोनिकली प्रेशर ओवरलोड इन योर लेफ्ट वेंट्रिकल वुड लीड टू कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। अब मैंने आप लोगों को पहले भी इतनी दफा बताया कि जब भी आपके मसल्स पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, ज्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो वो हाइपरट्रॉफी हो जाते हैं, अपने सेल्स के साइज को इंक्रीज कर लेते हैं। तो यही तो हो रहा है कि जब ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रेशर बढ़ा, प्रेशर कैसे बढ़ सकता है, जब क्रोनिक हाइपरटेंशन होती है तो आपको पता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा जोर से काम कर रहा होता है, उसे ज्यादा आफ्टर लोड का सामना होता है। तो उस केस में भी क्या आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होती है। जब एओर्टिक स्टेनोसिस होती है तो उस केस में भी आपकी लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होती है, क्योंकि आगे पाइप तंग है, उससे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ रही है। तो ये दो कंडीशंस आएंगे जिसमें आपके पास क्या होगी, कंसेंट्रिक लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रोफी होगी। देन आ गया वॉल्यूम ओवरलोड। जब भी आपका वॉल्यूम ओवरलोड होगा, मींस के हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में वॉल्यूम ज्यादा आएगा, तो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर एग्जांपल नॉर्मल ये था ना, तो इससे डायलेट हो गए, ये वाली फॉर्म में चला जाएगा, ज्यादा डायलेट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि आपका नॉर्मल ये हर्ट था, लेकिन जब ये डायलेट हुआ तो ये इस तरह करके क्या हुआ, काफी ज्यादा इसमें अब ल्यूमन इसका काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन इसकी जो वॉल है वो बिल्कुल वही सेम थिकनेस की रह गई है। अब इसमें क्या है कि आपकी जो हमारी सार्कोमेयर्स हैं वो किस तरह ऐड हो रही हैं, वो सीरीज में ऐड हो रही हैं। तो ये आप देख सकते हो कि नॉर्मल आपकी ये सार्कोमेयर्स थी, देन ये एक मजीद सीरीज में ऐड हो गई, इस तरह ऐड होती जाएंगी, और ये क्या बना देंगी, आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को डायलेट कर देंगी। तो इसको हम कह देंगे इसेंट्रिक लेफ्ट वेंटिकुलर हाइपरट्रोफी। तो ये किन केसेस में होगी, जिनमें वॉल्यूम बढ़ रहा है हमारे लेफ्ट वेंटिकल में, तो वो किन कंडीशन में बढ़ रहा होता है, वो एओर्टिक रिगर्गिटेशन में, माइट्रल रिगर्गिटेशन में, इस्कीमिक हार्ट डिजीज में। जब आपका हार्ट पंप नहीं कर रहा होता तो ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम किस में रह रहा है, हमारे लेफ्ट वेंटिकल के। बाकी और किसमें ये हमारी हो रही होती है इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी, ये हो रही है जनाब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में, जो कि अब हम पढ़ रहे हैं। तो आई होप अब आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये जो हमारी है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, इसमें किस तरह की हाइपरट्रोफी हो रही है। तो इसमें इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी हो रही है। अच्छा जी, ये तो हमें पता चल गया कि इसमें क्या हो रही होगी, इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी होगी, हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट कर गया। तो जब ये डायलेट करेगा तो हमारे जो फाइबर्स होंगे, हमारे जो सार्कोमेर्स हैं, जो मायो फाइबर्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रेच हो जाएंगे। जब ये सारे फाइबर्स स्ट्रेच हो जाएंगे तो ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। पहले नॉर्मल हालत में थे तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करते थे, अब ये स्ट्रेच हो गए, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकेंगे। तो आपको पता है जब आपका लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो ये ओल्टा में ब्लड भेज पाएगा, नहीं भेज पाएगा। तो इट मींस के हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की क्या हो जाएगी, फेलियर हो जाएगी। कौन सी फेलियर, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर या डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। तो सिस्टोलिक हार्ट फेलियर मींस के हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। जब ये प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा तो ये एओर्टा में प्रॉपरली ब्लड नहीं भेज सकेगा। तो इस वजह से बंदे को क्या हो जाएगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर हो जाएगी इस पेशेंट को। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम आ क्यों रही थी, हमें काज का भी तो पता होना चाहिए कि ये जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी ये हो क्यों रही है। तो इसकी डिफरेंट कॉजेज हैं, लेकिन जो एक हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें जीन की म्यूटेशन आ रही है। कौन से जीन की म्यूटेशन आ रही है, टीटीएन जीन की म्यूटेशन आ रही है। अब व्हाट इज टीटीएन जीन, ये एक प्रोटीन है, टाइटन प्रोटीन।
आपको पता है जो जीन्स होते हैं इन पे लिखा हुआ होता है कि आपने हमने इस तरह की प्रोटीन बनानी है, तो ये जीन की म्यूटेशन आ गई, इस पे लिखा हुआ था कि हमने टाइटन प्रोटीन बनानी है, लेकिन ये म्यूटेट हो गया। अब म्यूटेट हो गया तो हमारी टाइटन प्रोटीन सही बन सकेगी? नहीं सही बन सकेगी। तो ये टाइटिन प्रोटीन जो थी वो हमारी सार्कोमेयर्स का हिस्सा थी। ये भी मैं आप लोगों को डायग्राम में दिखाता हूँ। ये जो टाइटिन प्रोटीन थी वो हमारी सार्कोमेयर्स का हिस्सा थी। अब ये प्रॉपर नहीं बनेगी तो हमारी सार्कोमेयर्स प्रॉपर बनेगी नहीं बनेगी, तो इस पेशेंट को क्या हो जाएगा? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगा। तो क्या हुआ? इसमें म्यूटेशन आ गई। अब उसने लिखा है कि ये मोस्ट कॉमन कार्डियोमायोपैथी है जो डायलेटेड है ना, ये इन तीनों में से सबसे ज्यादा कॉमन है। या तो ये होगी आइडियोपैथिक, मींस हमें कॉज का पता ही नहीं है। दूसरा क्या केस होता है कि फेमिलियल, फेमिलियल का जब भी आप सुन लो इट मींस कि उसकी फैमिली में वो चल रही थी, मींस के हो सकता है उसकी माँ को उससे उसके बच्चे में होगी हो, तो ये क्या है? फेमिलियल मींस के फैमिली से आई है। फेमिलियल में क्या हुआ? म्यूटेशन होगी जिसकी वजह से हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि जीन की म्यूटेशन की वजह से कार्डियोमायोपैथी होगी, डायलेटेड। देन और भी काजेज हैं। और कौन सी काजेज हैं? डिफरेंट ड्रग्स हैं। कौन कौन सी ड्रग्स उसमें आ जाती हैं? उसमें हमारे पास अगर बंदा अल्कोहल ज्यादा यूज करता है उसको ये हो सकती है, जो बंदा कोकेन यूज करता है उसको ये हो सकती है, जो बंदा डॉक्सोरोबिसन यूज करता है, डॉक्सोरोबिसन क्या है? ये एक कीमोथेराप्यूटिक ड्रग है जो हम कैंसर वाले पेशेंट्स को देते होते हैं, तो उसको भी ये हो सकती है। देन अगर बंदे को कोक्साकी वायरस का इंफेक्शन हो जाए तो उसमें भी ये वाली हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी। देन अगर बंदे को क्या है? चागास डिजीज है, तो उसमें भी हमारी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाती है। अब चागास डिजीज क्या है इसका जस्ट थोड़ी सी बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक होता है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, ट्राइपेनोसोमा क्रूजी। इसकी वजह से ये इसका इन्फेक्शन है, ये एक पैरासिटिक इन्फेक्शन है। ये स्प्रेड कैसे होता है? रेडोविड बग होता है एक, रेडोविड बग। अच्छा, अब इसकी वजह से ये जब बंदे को काटेगा, जब ये बंदे को काटेगा तो ये ट्रांसफर कर देगा किसको? ट्राइपेनोसोमा क्रूजी को। तो ये ट्राइपेनोसोमा क्रूजी जब आपकी मायोकार्डियम में जाएगा तो उसको क्या करवा देगा? उसको डैमेज करके डायलेट करवा देगा। तो ये आ गया चागास डिजीज में, ये हमने माइक्रो में डिटेल से पढ़ना है। खैर, तो ये आ गया चागास डिजीज में। देन और कैसे हो सकती है? तो और आ गया इस्कीमिया। तो आपको पता है जब इस्कीमिया होता है तो आपकी सारी मायोकार्डियम डैमेज हो जाती है, जो भी एरिया होता है, तो उधर क्या बन जाता है? स्कार बन जाता है। तो उसकी वजह से भी डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। देन और कुछ कंडीशंस हैं जिनमें आपके पास डिफरेंट जो चीजें हैं ना वो आपकी इधर मायोकार्डियम में आके डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। इधर जो आपकी मायोकार्डियम है ना इसमें आके डिपॉजिट, और इसको डैमेज कर देंगे, ये क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? उसमें आ जाता है हीमोक्रोमाटोसिस, मींस के आयरन डिपॉजिट हो जाएगा इधर आके। दूसरी कंडीशन आ गई सार्कोइडोसिस, इसमें क्या है कि ग्रेन्युलोमास बनेंगे। व्हाट आर ग्रेन्युलोमास? ग्रेन्युलोमास क्या है? स्मॉल एरियाज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो अब आप देखो फॉर एग्जांपल इधर ये हमारी मायोकार्डियम है, इधर स्मॉल एरियाज इन्फ्लेमेशन, ये एरिया डैमेज हो जाएगा, ये एरिया डैमेज हो जाएगा, ये एरिया डैमेज हो जाएगा। तो जब ये सारे एरियाज डैमेज होंगे तो हमारी जो मायोकार्डियम है वो क्या हो जाएगी? डायलेट हो जाएगी। तो ये किस में हो रहा है? सार्कोइडोसिस में। सार्कोइडोसिस क्या है? इसमें आपके पास डिफरेंट जगह पे क्या है? ग्रेन्युलोमास बन रहे होंगे जगह जगह पे। तो ये आ गया सार्कोइडोसिस। देन आगे आ गया थायरोटॉक्सिकोसिस। बट इस थायरोटॉक्सिकोसिस ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि इसमें हमारे पास जो थाइरोइड ग्लैंड है वो ओवर एक्टिवेट हो जाता है, T3 T4 बहुत ज्यादा बनते हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज हो जाता है। तो जब भी हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा तेज होगा तो इट मीन्स के वो एनर्जी ज्यादा यूज करेगा। जब वो एनर्जी ज्यादा यूज करेगा तो इट मीन्स के उसकी ऑक्सीजन की भी डिमांड बढ़ जाएगी, उसकी ग्लूकोज वगैरह सारे न्यूट्रिएंट्स की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीजें कौन लेके जा रहा होता है? हमारी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स। ये हमारा ब्लड लेके जा रहा है। ब्लड किसने प्रोवाइड करना है? हमारे हार्ट ने, लेफ्ट वेंटिकल ने। तो अब देखो इट मीन्स के ये जो थायरोटॉक्सिकोसिस वाला बंदा होगा इसमें हमारे हार्ट पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा। जब इस पे बहुत ज्यादा लोड बढ़ जाएगा तो बंदे को क्या हो सकती है? डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, मीन्स के हमारा हार्ट अब फेल हो जाएगा इतना ब्लड सप्लाई कर करके। आपको पता है जब भी मोटर पे ज्यादा लोड पड़ता है तो वो जल जाती है। तो यही केस हो रहा है किसके साथ? हमारे हार्ट के साथ। तो ये थायरोटॉक्सिकोसिस भी करवा सकती है। देन आ गया वेट बेरी बेरी। इसमें क्या होता है कि आपकी थायामीन की डेफिशिएंसी हो जाती है, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाती है पेशेंट को, तो उसमें भी आपको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी मिल सकती है। देन आ गया पेरीपार्टम, पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी। इट मींस कि जो प्रेग्नेंट लेडी है ना उसका जो ड्यूरिंग बर्थ, बच्चे की जब वो बर्थ कर रही होती है या उससे थोड़ा सा पहले वाला पीरियड या बर्थ के बाद वाला थोड़ा सा पीरियड, इस तीनों को हम क्या कह देते हैं? पेरीपार्टम पीरियड। तो उस दौरान भी क्या होता है? कार्डियोमायोपैथी का रिस्क ज्यादा होता है। तो अगर ये नहीं कि हर फीमेल में ये कार्डियो मतलब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाएगी, लेकिन सिर्फ कुछ फीमेल्स में ये पेरीपार्टम पीरियड के दौरान डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। तो उस पेशेंट को हमने क्या करवाना होता है? फिर हमें उसकी प्रेगनेंसी को अवॉइड करवाना पड़ता है, क्योंकि हमें ना इसके खास मैकेनिज्म का पता है ना खास इसकी हमें पता है कि कैसे इसको ट्रीट करना है। तो इस वजह से हमें ये अवॉइड करवाना पड़ता है उस पेशेंट को प्रेगनेंसी।
या क्या है कि हमें वो उसके दूसरा एरिथमियाज को, खैर वो स्टेप 2 सीखे में पढ़ेंगे। तो ये आ गया कि ये जो सारी काजेज थी ये बेसिकली कर क्या रही हैं कि आपकी मायोकार्डियम को जाके डैमेज कर रही हैं, और मायोकार्डियम क्या हो रही है, डायलेट हो रही है, उसकी इसेंट्रिक हाइपरट्रोफी हो रही है। अच्छा जी, आगे आगे एक और चीज है कि अब नॉर्मल भी तो आपकी ये डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। ये तो हमने पढ़ी ना सारी पैथोलॉजीज कि कौन सी पैथोलॉजीज हैं जो आपके हार्ट को डायलेट कर सकती हैं। कुछ नॉर्मल लोग भी हैं। नॉर्मल लोग कौन से, जो आपके एथलीट्स होते हैं, जो एथलीट्स होते हैं, जो मैराथन रनर्स होते हैं, वो लंबा लंबा भागते हैं। तो जब वो लंबा लंबा भागते हैं तो आपका हार्ट जो है ना अडाप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। आपका हार्ट कैसे अडाप्ट करता है कि वो हम आपकी कैविटी के साइज को, हार्ट की कैविटी के साइज को इंक्रीज कर लेता है। हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल की कैविटी को क्या कर लेता है, वो डायलेट कर लेता है। जब देखो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो जाएगा तो उसमें, अब फॉर एग्जांपल ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आ गया, क्या कहते हैं, पेशेंट है, पेशेंट नहीं है बल्कि मैराथन रनर है, वो एक एथलीट है। तो आपके हार्ट ने क्या किया, अडाप्ट कर लिया। अब देखो ये क्या था, पहले जो नॉर्मल हार्ट था इसका कैविटी साइज आप ल्यूमन देख सकते हो बहुत छोटा है। इट मीन्स कि इसमें ब्लड भी कम आएगा। लेकिन जो मैराथन रनर है उसने लंबा लंबा भागना होता है। जब उसे लंबा लंबा भागना है तो उसे ज्यादा कार्डियक आउटपुट चाहिए। तो वो ज्यादा कार्डियक आउटपुट कैसे करेगा, हमारा हार्ट डायलेट हो जाएगा ताकि इसमें ज्यादा से ज्यादा ब्लड आए और ये ज्यादा से ज्यादा एओर्टा में पंप करे। तो ये क्या होता है, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल होता है। लेकिन वो जो हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो रही थी वो क्या था, पैथोलॉजिकल था। हमारा ये जो दूसरा मायोकार्डियम थी वो डैमेज हो रही थी, देन प्रॉब्लम। तो ये फिजियोलॉजिकल आपको किस में मिल सकता है, एथलीट्स हर्ट में। इसको कहते होते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग। इसको क्या कहते हैं, एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जो बंदा कोई भी काम लंबा भागे या इस तरह, इसको हम कहते होते हैं एंड्योरेंस ट्रेनिंग। मींस के बर्दाश्त कर रहा है वो इतना लंबा भागने को। ठीक हो गया। अच्छा, तो उसमें क्या था, लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज इंक्रीज हो जाता है एंड राइट वेंट्रिकल की भी इंलार्जमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जाहिर सी बात है, अब हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल का साइज बड़ा हो गया तो इसमें ब्लड भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जब इसमें ज्यादा ब्लड आएगा तो बाहर भी ज्यादा निकलेगा। इट मींस कि वो जो एथलीट होगा उसका स्ट्रोक वॉल्यूम जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ईच कॉन्ट्रैक्शन के साथ बाहर निकल रहा होता है वो बढ़ जाएगा। तो आपको पता है स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ता है, इट मींस कि उसकी कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगी। अच्छा जी, ये हमें पता चल गया, कार्डियोमायोपैथी की काजेज भी देख ली, नॉर्मल किस में होता है ये भी देख लिया। लेकिन एक और काज है हमारे पास डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी की, वो कौन सी है, उसको हम कहते हैं स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी। अब स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी में प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बंदे को अचानक से कोई बुरी खबर मिलती है। मींस के फॉर एग्जांपल बंदे को अचानक से खबर मिली कि आपके वाले साहब फोत हो गए, तो वो उसको देखो अचानक से क्या हो जाएगी, परेशानी हो जाएगी। ठीक है। तो अब जब वो अचानक से परेशान होगा ना, तो कुछ लोगों में ये ससेप्टिबिलिटी होती है कि उसको क्या हो जाए, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो जाए। लेकिन ये जो बंदा होगा, इसकी जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होगी ना, इसके थोड़े से करेक्टरिस्टिक हैं। करेक्टरिस्टिक क्या है कि आपका ये, हमें पता है ये फॉर एग्जांपल लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम कहते होते हैं बेजल पार्ट। और ये जो नीचे वाला नोक सी बना रहा होता है उसको हम क्या कह देते हैं, एपिकल पार्ट। ऐसा ही है ना, इसको हम एपेक्स कहते होते हैं। तो अब ये वाला जो बंदा है डायलेटेड दूसरा स्ट्रेस कार्डियोमायोपैथी वाला, इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बेजल पार्ट तो अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेकिन आपका ये वाला जो एपिकल पार्ट है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो देखो, जब ऊपर वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर गया ये आप देख सकते हो, लेकिन नीचे वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो ये आप देख सकते हो कि नीचे से डायलेशन हो जाएगी लेफ्ट वेंट्रिकल की, ऊपर से क्या हो जाएगी, नैरोइंग हो जाएगी। तो ये एक शेप सी बन गई। ये किस तरह की शेप बन गई, ये ना जापानीज जो लोग हैं, जापानीज लोग ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए ना इस तरह का एक ट्रैप यूज करते हैं। ये जिस तरह का हमारा अब हर्ट की शेप बन गई है ना, उसको हम कहते होते हैं टाकोट सुबु। इसको हम क्या कह देते हैं, ताकोत सुबु। ठीक है। तो अब वो क्या है कि एक ट्रैप है। ट्रैप किसको पकड़ने के लिए, ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए। तो इसी बेस की वजह से इसको हम क्या कह देते हैं, टाकोत्सुबु कार्डियोमायोपैथी। इसको हमने ये क्यों कहा, क्योंकि ये जापानीज लोगों में कॉमन है। और इसमें जो हार्ट की शेप हो जाती है वो किसकी तरह हो जाती है, ताकोत्सुबु की तरह हो जाती है। मींस के ये जो हमारा ऑक्टोपस को पकड़ने के लिए ट्रैप यूज होता है जापान में, उसकी तरह की हमारी हार्ट की शेप होगी। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, आपका जो एपेक्स था, ये वाला जो एरिया था, ठीक है, उसकी क्या होगी, बलूनिंग होगी। वो बड़ा हो गया, वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, तो इसमें क्या हो रही होती है, एपिकल बलूनिंग हो रही होती है। नॉर्मली हमने देखा था हर चीज डायलेट हो रही थी, लेकिन इधर क्या है कि एक चीज डायलेट हो रही है, एक क्या हो रही है, नैरो हो रही है। तो इसको हम ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम भी कहते हैं, क्योंकि बंदे का बेचारे का दिल टूट जाएगा।
अच्छा जी, अब ये क्यों हुई? क्योंकि बंदे को क्या हुई, इंक्रीज्ड हुई सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। मींस के जब अचानक से उसे बुरी खबर मिली तो आपको पता है आपका कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जब इंक्रीज उसकी सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, ये किस में हुई, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में ये वाली प्रॉब्लम होती होती है। तो ये सारी चीजें आ गई, हमने इसके काजेज वगैरह देख लिए। देन आपको पता है हम किसकी तरफ जाते होते हैं, डायग्नोसिस की तरफ, के इस पेशेंट को हम डायग्नोज कैसे करेंगे। तो अब देखो उस पेशेंट को क्या हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। मींस कि अब जब उसका लेफ्ट वेंट्रिकल डायलेट हो गया, वो प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहा, तो वो आगे ब्लड को भेजेगा नहीं भेजेगा, तो ब्लड कहाँ पे पूल होना शुरू हो जाएगा, आपके हार्ट में ही। तो उसको हम क्या कह देते हैं, हार्ट फेलियर कह देते हैं। देन और क्या आ सकता है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ब्लड जमा होगा, ऐसे ही है ना, तो उस वक्त जब ऊपर से ब्लड आएगा कहां से, आपके एट्रिया से, तो आवाज एक प्रोड्यूस होगी, उसको हमने कौन सा कहा था, S3 हर्ट साउंड। डायस्टोल के दौरान, अर्ली डायस्टोल के दौरान जब हमारे पास ब्लड आता है फ्रॉम एट्रिया इनटू वेंटिकल्स, वो वेंटिकल जिसमें ब्लड काफी ज्यादा पहले से पड़ा हुआ है, तो उसकी स्प्लैशिंग से एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या कहते हैं, S3 साउंड। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी में पहले काफी सारा ब्लड पड़ा होगा, ऊपर से जब एट्रिया से ब्लड आएगा तो S3 साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। देन और क्या मिल सकता है, और हमें मिल सकता है सिस्टोलिक रीगर्गिटेंट मर्मर। अब देखो फॉर एग्जांपल आपका जो लेफ्ट वेंटिकल था वो डायलेट कर गया, इस तरह करके आपका लेफ्ट वेंटिकल होता है, ठीक है, ये इधर इसका क्या है कि हमारे पास माइट्रल वॉल्व होता है। अब ये देखो ये डायलेट हो गया, तो इसके लीफलेट्स आपस में लग सकेंगे, तो ये देखो ना, अब इसके लीफलेट्स एक दूसरे के साथ नहीं लग सकेंगे, तो बंदे को क्या हो सकती है, माइट्रल रीगर्गिटेशन, आपका माइट्रल वाल्व प्रॉपर्ली बंद ही नहीं हो रहा। तो आपको पता है जब माइट्रल रीगर्गिटेशन होती है तो बंदे को कौन सा मरमर मिलता होता है, होलोसिस्टोलिक मरमर मिलता होता है। वो किसकी तरफ रेडिएट करता होता है, वो एक्सिला की तरफ रेडिएट करता होता है। खैर ये चीजें हमने मरमर वाले में पढ़ ली थी। तो अब बंदे के हमने क्या करवाना है, कंफर्म करने के लिए इकोकार्डियोग्राम। व्हाट इज इकोकार्डियोग्राम, कि आप उसका दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाते होते हो उसके हार्ट का, और उसके हार्ट को देखते हो। तो आप जब उसके हार्ट को देखोगे तो आपका उसका इकोकार्डियोग्राम करवाओगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डायलेटेड हार्ट मिल जाएगा। देन जब आप उसका एक्सरे करवाओगे तो आपको एक्सरे पे क्या मिलेगा, हार्ट बालून शेप। बालून शेप मींस के गुब्बारे की, तो ये आप देख सकते हो कि ये एक गुब्बारे की शेप का हार्ट बना हुआ है। तो आपको क्या मिल सकता है, बालून शेप हार्ट ऑन एक्सरे। और यही एमसीक्यू आता होता है कि बालून शेप हार्ट हमें मिला है एक्सरे पे, तो उसको मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, उसको डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी हो सकती है। अच्छा जी, अब हमने इस पेशेंट को ट्रीट कैसे करना है, हमें पता है इस पेशेंट में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कि वॉल्यूम की ज्यादा रिटेंशन हो रही है। ऐसा ही है कि नहीं है, हम नहीं चाहते कि इस बंदे में वॉल्यूम की रिटेंशन हो, तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। एक बंदे को हम कहेंगे सोडियम कम ले। आपको पता है जब सोडियम बंदा ज्यादा लेता है तो ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी क्या करती है, वाटर को रिजर्व करती है। ऐसा ही है कि नहीं है, ये सोडियम को डिजोल्व करने के लिए। तो अब बंदे को सोडियम रिस्ट्रिक्शन का क्या देना है। देन और हमने उस बंदे को क्या कहना है कि एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स देने हैं। एस इनहिबिटर्स और आर्ब्स क्या करेंगे, वही ये भी तो सेम काम करते हैं ना, सोडियम और वाटर की रिटेंशन को कम करते हैं। तो ये भी क्या करेंगे, सोडियम और वाटर की रिटेंशन को कम कर देंगे। देन और हम इस पेशेंट को दे सकते हैं सेकोबिट्रिल। इसको हमने डिटेल से पढ़ना है, लेकिन सेकोबिट्रिल का मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं। आपको पता था कि आपके पास जब भी हमारा ये डायलेट हार्ट डायलेट हो रहा था बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड वॉल्यूम, तो इसमें से कोई चीज रिलीज होती होती थी। क्या चीज रिलीज होती थी, हमारा एएनपी और बीएनपी रिलीज होता था, अगर आप लोगों को याद हो। एट्रियल नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड और ब्रेन नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड रिलीज होता था, जो कि क्या करता था कि ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का लॉस करवाता होता था और वेसल्स को डायलेट करता होता था। तो अब ये देखो आपका हार्ट डायलेट हुआ पड़ा है, इसमें ज्यादा सारा वॉल्यूम आया हुआ है, तो ये दोनों चीजें रिलीज होंगी ना, हमारी बॉडी रिलीज करेगी। ऐसा ही है कि नहीं है। तो हम चाह रहे हैं कि ये चीजें ज्यादा देर तक रहे। नॉर्मली क्या होता है कि इनको तोड़ दिया जाता है। कौन इनको तोड़ता है, इसको नेप्रिलाइसिन तोड़ देता होता है। कौन तोड़ता है, एक इंजाइम होता है नेप्रिलाइसिन, ठीक है, वो इन दोनों को तोड़ देता होता है। तो अब हमने क्या किया, बंदे को एक ड्रग दे दी। हम नहीं चाह रहे कि ये टूटे, क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं ना, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम का लॉस करवा रहे हैं, वेजोडाइलेशन करवा रहे हैं, तो हम नहीं चाहते कि ये टूटे। तो हमने क्या किया, बंदे को नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर दे दिया। मींस के वो ड्रग जो नेप्रिलाइसिन को इनहिबिट कर देगी, तो हमारे पास एएनपी और बीएनपी का लेवल बढ़ जाएगा, और ये जो अच्छे इफेक्ट दे रहे थे वो देंगे, और बंदा कंडीशन ठीक हो जाएगी। तो उसके लिए नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर हमारे पास कौन सा है, सेकोबिट्रिल है, वो हम दे सकते हैं इस पेशेंट को। देन और वॉल्यूम का लॉस हम कैसे करवा सकते हैं, डायूरेटिक्स दे के, जो कि क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूरिन में हमारा वाटर को रिलीज करवा देंगे, एक्सक्रीट करवा देंगे, और बंदे का जो वॉल्यूम ओवरलोड हुआ पड़ा है वो ठीक हो जाएगा। देन और क्या कर सकते हो आप मिनरेलो कोर्टिकोइड रिसेप्टर ब्लॉकर्स दे सकते हो। बट आर मिनरेलो कोर्टिकोइड रिसेप्टर ब्लॉकर्स, हम मिनरेलो कोर्टिकोइड किसे कहते हैं, आपका जो एल्डोस्टेरोन है उसको हम क्या कहेंगे,
मिनरलोकोर्टिकोइड। अब देखो उसको हम क्यों रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहे हैं, क्योंकि देखो आपका एल्डोस्टेरोन क्या कर रहा था, ज्यादा से ज्यादा सोडियम और वाटर की रिटेंशन कर रहा था, तो अब हमने उसको ब्लॉक कर दिया। जब उसके इफेक्ट को ब्लॉक किया तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा सोडियम और वाटर की रिटेंशन नहीं होगी, तो हम उस पेशेंट को क्या दे सकते हैं, स्पाइरोनोलेक्टोन दे सकते हैं। देन अगर फॉर एग्जाम्पल कंडीशन ज्यादा वर्स हो गई है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर्स यूज कर सकते हैं। अब देखो आप लोग मुझे कहोगे कि हमने तो एरिथमियाज में यूज किए थे ना ये कार्डियक डिफिब्रिलेटर्स, ठीक है, तो इसमें क्यों यूज कर रहे हैं? तो मैंने आप लोगों को एरिथमियाज में पढ़ाया था कि ये जो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी होती है, ये जो कार्डियोमायोपैथीज हैं, ये इंक्रीज रिस्क करवा देती हैं। किसका इंक्रीज रिस्क करवा देती हैं? एरिथमियाज का रिस्क इंक्रीज करवा देती हैं। तो अब देखो इसमें जो बंदा होगा वो अगर इसको फॉर एग्जांपल डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी थी, देन क्या हुआ, उस बेचारे को एरिथमिया हो गया, ठीक है, वेंटिकुलर टैकीकार्डिया हो गया फॉर एग्जांपल, तो उससे आगे आपको पता है वेंटिकुलर फिब्रिलेशन हो सकती है, इस तरह के सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और बंदा मर सकता है। तो आपने ये वाले एरिथमियाज को रोकने के लिए क्या दे दिया उस पेशेंट को, वही इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर आप यूज कर सकते हो। या कंडीशन अगर ज्यादा ही हाथ से निकल गई है तो देन लास्ट पे क्या है कि आपने उस बंदे का हार्ट ट्रांसप्लांट कर देना है। तो ये आ गया हमारे पास कंसेप्ट जनाब डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का, जिसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि आपका हार्ट डायलेट कर रहा था और इसमें ज्यादा ज्यादा वॉल्यूम रह रहा था, ठीक है। इसको हमने ट्रीट कैसे किया कि वो सारी ड्रग्स जिन्होंने हमारे ब्लड में वॉल्यूम को कम किया, मींस के पानी को ज्यादा ज्यादा एक्सक्रीट करवाया, ब्लड का वॉल्यूम कम किया। आगे चल